हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। माई सेल्फ कोमल चंद्राकर। हम लोग पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट्री। ठीक है, हमारा मैक्सिमम पार्ट फॉरेस्ट्री का हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी। जो हमारे फॉरेस्ट्री के पार्ट में इंक्लूड किया गया है। क्या? वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ मतलब होता है वन्य जीव की बायोलॉजी पढ़ेंगे। देखो, हमको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ना है। तो अगर हमको वाइल्ड लाइफ पढ़ना है तो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, उसको भी हम साथ में पढ़ेंगे कि वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहला, जब भी वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट की बात आएगी तो आएगा किसका नाम? IUCN। किसका नाम आएगा? IUCN। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर। IUCN की स्थापना कब की गई थी? तो IUCN की स्थापना की गई थी 1948 में। कब की गई थी? 1948, वो भी 5 अक्टूबर 1948 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 5 अक्टूबर 1948। इसका मेन कार्य क्या है? इसका मेन वर्क क्या है? इसका मेन वर्क है रेड डाटा बुक को पब्लिश करना। ठीक है, रेड डाटा बुक को पब्लिश करना। ये रेड डाटा बुक क्या है? ये रेड डाटा बुक ऐसी बुक है जिसमें विलुप्त होने वाले या खतरे के कगार में जो स्पीशीज है, चाहे फ्लोरा का चाहे फौना का, प्लांट्स और एनिमल्स, दोनों में ही अगर कोई स्पीशीज है जिनकी संख्या कम हो रही है या जिनको संरक्षण की जरूरत है, ऐसे स्पीशीज को मेंटेन करना का काम कौन करता है? रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में 2 टाइप के पेजेस होते हैं। एक होता है पिंक पेज और एक होता है ग्रीन पेज। ठीक है, पिंक पेज में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो खतरे में है, एंडेंजर्ड स्पीशीज के नाम लिखे जाते हैं। और ग्रीन पेज में ऐसे स्पीशीज का नाम लिखा जाता है जो पहले एंडेंजर्ड थे लेकिन उनका संरक्षण किया जा रहा है, तो अब उनकी संख्या जो है पहले की तुलना में बढ़ गई है। तो ऐसे स्पीशीज का नाम किसमें लिखा जाता है? ग्रीन पेज में। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ? तो 5 अक्टूबर 1948 में इसकी स्थापना हुई। इसका वर्क क्या है? मेन वर्क है इसका रेड डाटा बुक को पब्लिश करना। ठीक है, कौन कौन सी बुक्स होते हैं, पेजेस होते हैं इसमें? तो पिंक पेज एंड ग्रीन पेज। ठीक है, IUCN के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिससे क्वेश्चन बनता है, और वो क्या है? तो WWF। क्या? WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, वाइल्ड लाइफ पढ़ रहे हैं तो उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1961 में। कब की गई थी? 1961 में। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। इससे क्वेश्चन क्या उठता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंबल ऑफ WWF, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिंबल क्या है WWF का? तो सिंबल है जाइंट पांडा।
ठीक है, ऑप्शन में आपको रेड पांडा, व्हाइट पांडा भी देगा, लेकिन क्या है इसका आंसर? जाइंट पांडा। हाईलाइट कर लीजिए, जाइंट पांडा ही है वाइल्ड लाइफ फंड का सिंबल। क्या है? जाइंट पांडा। WWF का सिंबल क्या है? तो जाइंट पांडा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, WWF जो है वो क्या करता है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड मतलब क्या? पैसा को कलेक्ट करता है और कंजर्वेशन के प्रोग्राम्स में इसको खर्च करता है, निवेश करता है। ठीक है, इतना याद रखना। देन नेक्स्ट एजेंसी है ना, इससे ज्यादा नहीं पढ़िएगा। ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुआ, कहां पर हेडक्वार्टर है, उसका सिंबल क्या है, इतना काफी है। देन नेक्स्ट एजेंसी, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है आपका वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, वो है CITES। CITES क्या है ये? कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। क्या है? कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, सिटीज शॉर्टकट में बोलते हैं सिटीज, तो उसका हेडक्वार्टर क्या है शॉर्टकट में? वॉशिंगटन। ठीक है, वॉशिंगटन सिटी बोलते हैं हम लोग। तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो वॉशिंगटन में है। कहाँ पर है? वॉशिंगटन। सिटीज का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन में। इसके एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1973 में। कब हुआ था? 1973। कब हुआ था? 1973। सिटीज कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, जो ट्रेड होता है उसके लिए, व्यापार के लिए। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन में है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1973 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। देन नेक्स्ट है ट्रैफिक। नेक्स्ट है TRAFFIC, ट्रैफिक। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ट्रैफिक। ठीक है, ट्रैफिक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। इस ट्रैफिक को कम करने के लिए हम क्या बनाते हैं? ओवरब्रिज बनाते हैं। तो इसका याद रखना है, हेडक्वार्टर कहाँ है? शॉर्टकट में। तो ट्रैफिक को कम करने के लिए हमने क्या किया? ब्रिज बनाया। तो इसका हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ होगा? तो ऐसा वर्ड होगा जहां पर ब्रिज आ रहा है। तो क्या है, कहां पर है? कैम्ब्रिज। कहां पर है? कैम्ब्रिज में है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखें IUCN के बाद WWF, IUCN के बाद WWF। ठीक है, WWF के बाद सिटीज और ट्रैफिक। ठीक है, ट्रैफिक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैम्ब्रिज में है। कहाँ पर है? कैम्ब्रिज में है। ठीक है, देन UNEP। नेक्स्ट है आपका UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। लिखिए UNEP। क्या है ये? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्या है? UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? तो 1972 में। कब हुआ? 1972 में। कब हुआ? 1972 में। और इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या। हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या। ठीक है, नैरोबी केन्या में मैं आपको बताई थी। एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च सेंटर भी कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या। एग्रो फॉरेस्ट्री से जो जर्नल है वो कहाँ से पब्लिश होता है? नैरोबी, केन्या। और UNEP का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नैरोबी, केन्या। ठीक है, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे जो हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए वर्क करते हैं। ठीक है,
कौन कौन से, तो मेन तो आपका IUCN है, IUCN, WWF, UNEP, ट्रैफिक, कैम्ब्रिज, सिटीज, है ना। ये सब क्या है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए वर्क करते हैं, उनके कंजर्वेशन के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, अब हमको वाइल्ड लाइफ पढ़ना है, तो वाइल्ड लाइफ हमको पूरा नहीं पढ़ना है, हमको मेन क्वेश्चंस के जोन पढ़ने हैं। तो वाइल्ड लाइफ पढ़ना है तो प्रोजेक्ट्स पढ़ना पड़ेंगे। क्या पढ़ने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स। तो सबसे पहले हमारा नेशनल एनिमल टाइगर, तो देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब स्टैब्लिश हुआ, कब उसको लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 1973 में। बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है जो प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टैब्लिश किया गया, तो 1 अप्रैल 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर को किस कॉन्फ्रेंस में या किस एक्ट में इसको मेंशन किया गया, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 में इसको एक्ट किया गया। ठीक है, लाया गया। अब देखो टाइगर के बारे में पढ़ रहे, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि सबसे पहला टाइगर रिजर्व, फर्स्ट टाइगर रिजर्व कहां पर था, कहां पर बना, तो जो हमारा फर्स्ट नेशनल पार्क था, कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, वो बना हमारा फर्स्ट टाइगर रिजर्व। ठीक है, और सबसे ज्यादा जहां पर सबसे ज्यादा जिस स्टेट में टाइगर मिलता है उसको, वो कौन सा स्टेट है, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर मिलता है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है, टाइगर स्टेट की। किसको दी गई है, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट की संज्ञा दी गई है। ठीक है, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, तो टाइगर का डे भी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, वर्ल्ड टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे। क्या बनाया जाता है, इंटरनेशनल टाइगर डे। ठीक है, जो इंटरनेशनल टाइगर डे है कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को क्या बनाया जाता है। ये स्टार्ट कब से किया गया सेलिब्रेट करना, 2010 से। कब से स्टार्ट किया गया, 2010 में 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल टाइगर डे डिक्लेयर किया गया, और इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है कब, तो 29 जुलाई में। कब से स्टार्ट किया गया, तो 2010 से स्टार्ट किया गया। ठीक है, देन टाइगर को और क्या कहते हैं, ठीक है, टाइगर को अम्ब्रेला स्पीशीज कहा जाता है, छतरी, अम्ब्रेला स्पीशीज। ठीक है, टाइगर को अम्ब्रेला स्पीशीज की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है, क्या दी गई है, ये नहीं पढ़िए, सिर्फ ये देखिए कि टाइगर के लिए जो संज्ञा दी गई है वो क्या दी गई है, तो अम्ब्रेला स्पीशीज की दी गई है। ठीक है, तो टाइगर के कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो पहला तो है आपका क्या, प्रोजेक्ट टाइगर। पहला तो हो गया आपका प्रोजेक्ट टाइगर। इसके अलावा एम स्ट्रिप्स, क्या, MSTRIPES, ऐसे ही लिखना है, STRI भी कैपिटल होगा, IPES। ठीक है, एम स्ट्रिप्स इसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग ऑफ सिस्टम फॉर tigers intensive protection, for tigers intensive protection, tigers
इंटेंसिव प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल स्टेटस, ऑफ इकोलॉजिकल स्टेटस। ये प्रोग्राम किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो टाइगर से रिलेटेड ये प्रोग्राम है। निम्न में से कौन सा प्रोग्राम टाइगर से रिलेटेड है? तो एम स्ट्रिप्स टाइगर से रिलेटेड है। हम लोग क्या क्या देखे प्रोजेक्ट टाइगर में? पहला तो देखे कि टाइगर क्या है, हमारा नेशनल एनिमल है। टाइगर हमारा क्या है? नेशनल एनिमल है। टाइगर का जो प्रोजेक्ट्स है वो कब लॉन्च हुआ? तो वह 1 अप्रैल 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। किस में? तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 में। ठीक है। जो फर्स्ट टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फर्स्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। सबसे ज़्यादा टाइगर्स कौन से स्टेट में है? तो मध्य प्रदेश में है, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। टाइगर को किसकी संज्ञा दी गई है? तो अम्ब्रेला स्पीशीज की संज्ञा दी गई है। टाइगर का डे कब बनाया जाता है? तो 29 जुलाई 2010 में टाइगर डे बनाया जाता है, इंटरनेशनल टाइगर डे। ठीक है, इतना चीज याद रखेंगे टाइगर में। देन नेक्स्ट प्रोजेक्ट एलिफेंट, इंपॉर्टेंट है क्या? प्रोजेक्ट एलिफेंट, क्योंकि हाल ही में हाथी से कुछ रिलेटेड इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया अभी। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टैब्लिश हुआ? तो 1992 में। कब स्टार्ट हुआ? 1992 में। कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो झारखंड के, जो स्टेट है क्या? झारखंड। झारखंड के सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, झारखंड स्टेट के सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर को प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च किया गया। ठीक है, एलिफेंट्स को किस लिए शिकार किया जाता है? तो उनके जो दांत होते हैं, तीत होती है, उसको कहते हैं आइवोरी। क्या कहते हैं? आइवोरी। इसके लिए हंटिंग होती है, इल्लीगल किलिंग होती है एलिफेंट्स की। हाथी के जो दांत होते हैं जो बाहर निकले हुए रहते हैं ऐसे, है ना, उसके लिए उसको मारा जाता है। ठीक है, तो जब उसको तोड़ते हैं तो इतना पेन होता है कि हाथी जो है मर जाते हैं मैक्सिमम टाइम। तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट्स लाया गया। ठीक है, अब हाथी से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हैं। हाथी से रिलेटेड दो प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं। एक तो है हाथी मेरे साथी, एक है क्या? हाथी मेरे साथी। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि नाम पे ही दिया है कि हाथी मेरे साथी। कौन से जानवर के लिए लॉन्च किया गया? नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा? दूसरा प्रोजेक्ट है आपका MIKE। सेकेंड प्रोग्राम है आपका क्या? MIKE। MIKE का फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि माइक प्रोग्राम किस जानवर के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो किसके लिए बनाया गया है? एलिफेंट के लिए। ठीक है, किस लिए बनाया गया है? एलिफेंट के लिए। एलिफेंट डे, इंटरनेशनल एलिफेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कब सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल एलिफेंट डे? तो 12 अगस्त। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 12 अगस्त में सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल एलिफेंट डे। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 12 अगस्त। ठीक है, तो एलिफेंट में आपको क्या याद रखना है कि एलिफेंट जो प्रोजेक्ट है वो कब लॉन्च हुआ? 1992 में। कहाँ लॉन्च हुआ? झारखंड में। झारखंड के कहाँ? तो सिंहभूमि जिला में। एलिफेंट को मारा क्यों जाता है? तो आइवोरी की, मतलब उसके दांत की वजह से। ठीक है, उसके दांत की वजह से। देन कौन कौन से प्रोग्राम्स है एलिफेंट्स को बचाने के लिए? कंजर्वेशन कौन कौन से प्रोग्राम है? पहला तो है हाथी मेरे साथी और दूसरा है माइक। माइक प्रोजेक्ट जो होता है उसका मतलब होता है मॉनिटरिंग
इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, मॉनिटरिंग इलीगल किलिंग्स ऑफ एलिफेंट। ठीक है, इंटरनेशनल एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में दे सकता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल एलिफेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 12 अगस्त। ये हो गया एलिफेंट के बारे में जानकारी। देन नेक्स्ट प्रोजेक्ट है आपका, देन नेक्स्ट प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट राइनो। प्रोजेक्ट राइनो, ठीक है, प्रोजेक्ट राइनो। प्रोजेक्ट राइनो जो है वो लॉन्च हुआ था 1987 में। कब हुआ था? 1987। प्रोजेक्ट राइनो कब लॉन्च हुआ था? 1987 में। राइनो डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 सितंबर। 22 सितंबर को नेशनल राइनो डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेशनल राइनो डे सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पर, कब? तो 22 सितंबर को। ठीक है, राइनो का जो प्रोजेक्ट है वो 3 नेशनल पार्क्स में चल रहे हैं। कितने नेशनल पार्क में? 3 नेशनल पार्क्स में इनके कंजर्वेशन का जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट ये चल रहा है। कहाँ कहाँ पर? तो एक असम में है, ठीक है, असम में और वेस्ट बंगाल में, 2 स्टेट में है, और वेस्ट बंगाल। ठीक है, असम में 2 जगह, कहाँ कहाँ पर? एक है आपका मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क। और वेस्ट बंगाल में कहां पर? तो जल्दापारा, जल्दापारा नेशनल पार्क में हो रहा है। देखो कितने स्टेट में राइनो प्रोजेक्ट चल रहा है? तो 2, ये 2। और कितने नेशनल पार्क में हो रहा है? तो 3। देखो क्वेश्चन कैसे घूमेगा, 1, 2 एंड 3। असम के कितने नेशनल पार्क में राइनो प्रोजेक्ट चल रहा है? तो 2। ठीक है, तो इसको कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। राइनो प्रोजेक्ट कब स्टैब्लिश हुआ, कब लाया गया? तो 1987 में। कौन से डे को नेशनल राइनो डे बनाया जाता है? तो 22 सितंबर को। 3 नेशनल पार्क्स में इसको संचालित किया जा रहा है। 2 राज्य के 3 नेशनल पार्क में। कौन कौन से 2 राज्य है? असम और वेस्ट बंगाल। असम के कौन कौन से? मानस और काजीरंगा। और वेस्ट बंगाल के कौन सा? तो जल्दापारा नेशनल पार्क। ये हो गया आपका राइनो प्रोजेक्ट, राइनो प्रोजेक्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका वल्चर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है वल्चर प्रोजेक्ट। क्या है? वल्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, वल्चर प्रोजेक्ट कब चालू किया गया? तो 2006 में। 2006 में लॉन्च किया गया क्या? वल्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, एक पेन क्लियर होता, वल्चर क्या होते हैं? सड़े गले जो डेड एनिमल्स होते हैं, कैटल्स होते हैं, उनको खाते हैं। ठीक है, मैं जब आपको इकोलॉजी बताई थी तो एक वर्ड बताई थी, बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या बताई थी कि जो भी हार्मफुल केमिकल्स है वो हायर टॉपिक्स लेवल्स में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो वल्चर क्या करते हैं? जब टॉप कंज्यूमर या टर्शियरी कंज्यूमर मर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडी से अपना खाना को लेते हैं। इनका फीडिंग हैबिट कैसा है? स्कैवेंजर वाला, डेड मटेरियल से अपना खाना लेते हैं। ठीक है, तो जो कैटल्स है, कैटल्स को पेन क्लियर दिया जाता था। कौन सा पेन क्लियर दिया जाता था? जो जिससे कि दर्द कम हो, वो था डाइक्लोरोफिनॉल। उसमें केमिकल होता था डाइक्लोरोफिनॉल। ठीक है, ये एक पेन क्लियर में दिया जाता था कैटल्स को।
ठीक है। तो वे ये जो है उनकी बॉडी में बायो मैग्निफिकेशन की वजह से वहाँ स्टोर हो जाता था, और जब वल्चर्स उसको खाते थे तो वल्चर की बॉडी में ये चले जाता था, और वल्चर जब एग ले करते थे, क्या करते थे, एग ले करते थे, अंडे देते थे, तो एग ले जो है वो उनके मैच्योरेशन से पहले ही फुट जाता था, ठीक है, मैच्योरेशन से पहले ही हैच हो जाता था, फुट जाता था, ठीक है, जिससे कि उनका जो जनरेशन है वो आगे नहीं बढ़ पाता था। इस वजह से वल्चर की जो संख्या है वो धीरे धीरे करके बहुत कम हो गई है, ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट क्या है, पहला तो क्यों खत्म हुए, तो बायोमैग्निफिकेशन के कारण, किसके, तो डाइक्लोरोफिनॉल। कब लॉन्च हुआ ये, देन इससे रिलेटेड प्रोग्राम क्या है, वल्चर के कंजर्वेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, तो प्रोग्राम है क्या, सेव, क्या है, सेव, प्रोग्राम का नाम क्या है, सेव, SAVE, प्रोग्राम का नाम क्या है, सेव, सेविंग एशियन वल्चर एक्सटिंक्शन। फुल फॉर्म क्या है इसका, सेविंग एशियन वल्चर एक्सटिंक्शन, सेविंग एशियन वल्चर एक्सटिंक्शन, क्या है ये, सेव, ठीक है। सेव किसके लिए है, तो प्रोजेक्ट वल्चर के लिए है, किसके लिए है, प्रोजेक्ट वल्चर के लिए। इसके अलावा ये तो मेन हो गए, इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो मैच द फॉलोइंग में दे सकता है, तो उसको भी हम लोग टेबल फॉर्म में देख लेते हैं शॉर्ट में। जैसे कि है आपका प्रोजेक्ट हंगुल, प्रोजेक्ट हंगुल, जैसे है आपका प्रोजेक्ट हंगुल। प्रोजेक्ट हंगुल कब स्टैब्लिश हुआ, तो 1970, कब, 1970, ठीक है। प्रोजेक्ट लॉयन, प्रोजेक्ट लॉयन कब हुआ, 1972, ठीक है। फिर है प्रोजेक्ट टाइगर, बता दी हूं मैं, कब है, 1973, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कब है, 1973। देन प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, ठीक है। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कब स्टैब्लिश हुआ, तो 1975, 1975, ठीक है। देन प्रोजेक्ट एलिफेंट बता दी। देन मस्क डियर, प्रोजेक्ट मस्क डियर, कस्तूरी मृग, एंड आइवोरी, आइवोरी का भी, सॉरी, आइबेक्स, ठीक है, इसका भी प्रोजेक्ट कब हुआ, 1991 में। इन दोनों का कब हुआ, प्रोजेक्ट आइबेक्स एंड प्रोजेक्ट मस्क डियर, कब, तो 1991 में। देन 1993 में हुआ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्रोजेक्ट कब हुआ, तो 1993 में। ये बहुतों बार पूछा जा चुका है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कौन से प्रोजेक्ट में, कौन से साल में लॉन्च हुआ, ठीक है। देन 1995 में हुआ था साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन का हुआ था कब, 1995 में। साइबेरियन क्रेन का कब हुआ था, 1995 में। और लास्ट है आपका स्नो लेपर्ड, क्या है, स्नो लेपर्ड कब हुआ है आपका, तो 2009 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस से बनते हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो IUCN है, ठीक है, जो IUCN है, IUCN ने कुछ टर्म्स दिए हैं, उनके स्पीशीज संख्या, उनके डेंजर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है।
उसके स्पीशीज संख्या और डेंजर्स के अकॉर्डिंग कुछ नाम दिए हैं। जैसे सिंबल्स जिसको कहते हैं, ठीक है। IUCN ने टोटल 9 सिंबल्स दिए हैं। क्या दिए हैं? 9 सिंबल्स दिए हैं। ये 9 सिंबल्स कौन कौन से? IUCN जो मैं आपको बताई थी, IUCN इंटरनेशनल कंजर्वेशन फॉर यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, उन्होंने 9 सिंबल्स बताए हैं। ये 9 सिंबल्स कौन कौन से हैं? पहला है NE, पहला है आपका NE। NE मतलब होता है नॉट इवेल्युएटेड, मतलब ऐसे स्पीशीज जिनके अभी तक गणना नहीं की गई है उनको रखते किसमें? NE में, ठीक है। देन सेकेंड है आपका DD। DD इसका मतलब होता है डाटा डेफिशिएंट, मतलब इसका कंप्लीट डाटा अभी तक IUCN के पास में नहीं है। देन नेक्स्ट होता है LC, थर्ड है आपका LC, लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न, ठीक है। लीस्ट कंसर्न मतलब ऐसे स्पीशीज जिनकी संख्या वर्तमान में काफी है, ठीक है, काफी है, माने मतलब आने वाले कुछ और जनरेशन्स के लिए उनमें कोई किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं है। तो ऐसे स्पीशीज को किस में रखा जाता है? लीस्ट कंसर्न। किस में रखा जाता है? लीस्ट कंसर्न। देन फोर्थ है NT, फोर्थ है NT, इसका क्या होता है? नियर थ्रेटेंड। नियर थ्रेटेंड मतलब ऐसे स्पीशीज जो खतरे के करीब हैं। अगर इनका सही तरीके से देख रेख या कंजर्वेशन प्रोजेक्ट नहीं चलाया गया, इसका ध्यान नहीं रखा गया, तो ये खतरे के कगार में आ सकते हैं, अभी है नहीं, आ सकते हैं, ठीक है। तो उनको क्या कहेंगे? नियर थ्रेटेंड। क्या कहेंगे? नियर थ्रेटेंड। देन फिफ्थ होता है VU, वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब इनको हम बचा रहे हैं, अभी हम इनके लिए एक्टिविटी करके इनको एक तरीके से स्टेबल कंडीशन में ला दिए हैं, लेकिन अभी ये स्टेबल नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है? EN। EN होता है एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज, एंडेंजर्ड मतलब जो इसकी संख्या बहुत ही कम हो चुकी है, जिनकी संख्या बहुत ही कम हो चुकी है, अगर इनको प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो आने वाले जनरेशन में ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एंडेंजर्ड स्पीशीज। देन सेवेंथ है CR। CR क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। क्या होता है मैं पूरा आपको बताऊंगी, अभी सिर्फ आप नाम देखिए। क्रिटिकली मतलब एंडेंजर्ड तो है, खतरे में तो है, खतरे में भी और ज्यादा खतरे में है, तो वो होगा क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। देन एट होता है एक्सटिंक्ट फ्रॉम वाइल्ड। एक्सटिंक्ट EXT.W, ठीक है। एक्सटिंक्ट फ्रॉम वाइल्ड मतलब वो अपने नेचुरल रहवास से अब नहीं पाया जाता, अब वो अपने इसकी संख्या इतनी कम हो चुकी है, उसका कंडीशन इतना खराब हो चुका है कि वो अपने नेचुरल रहवास में नहीं पाया जाता। वो कहाँ पाया जा रहा है? तो कहीं लैब में, किसी जू में जहाँ कंजर्वेशन हो रहा है उसका, वहाँ पाया जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगा? एक्सटिंक्ट फ्रॉम वाइल्ड। और लास्ट होता है एक्सटिंक्ट। लास्ट होता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब अब उसका अस्तित्व इस पृथ्वी से खत्म हो चुका है, मतलब कि पूरी तरीके से विलुप्त हो गया है, ठीक है। विलुप्त हो गया मतलब अब वो यहाँ पर नहीं पाया जाता, ना लैब में, ना वाइल्ड में, ना कहीं और उसको पाया जाता है, तो वो होगा एक्सटिंक्ट। तो ये 9 सिंबल है IUCN के, जो रेड डाटा बुक जो मेंशन करते हैं उसमें इस 9 सिंबल से एनिमल्स को डिनोट किया जाता है। कौन कौन सा? NE नॉट इवेल्युएटेड, DD डाटा डेफिशिएंट, LC लीस्ट कंसर्न, NT नियर थ्रेटेंड, VU वल्नरेबल, EN एंडेंजर्ड स्पीशीज, CR क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज,
एक्सटिंक्ट, वाइल्ड, एक्सटिंक्ट फ्रॉम वाइल्ड, और लास्ट है आपका एक्सटिंक्ट, जो अब पृथ्वी पे उसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अब हमको मेन देखना कन्फ्यूजन कहाँ कहाँ होता है, वल्नरेबल में, एंडेंजर्ड में और क्रिटिकल में। तो इसको हम टेबल फॉर्म में पढ़ते हैं कि वल्नरेबल, देखो ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है, इसका हमने अपने डाटा को कैलकुलेट ही नहीं किया है, इसका डाटा हमारे पास कंप्लीट आया नहीं है, और इसका इतना ज़्यादा संख्या है कि उसके लिए खतरा भी नहीं है, उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थ्रेटेंड के अंदर में आ रहे हैं ये तीनों। ठीक है, तो अभी हम इन तीनों को देखते हैं, क्या क्या, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तीन कैटेगरीज को देख रहे हैं अभी हम लोग। डिफरेंस करके पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर मैं आपको पैरा फॉर्म बताऊंगी तो पैरा फॉर्म में कंफ्यूजन होगा और बहुत समय लगेगा आपको पढ़ने में। ठीक है, तो समय कम है, हमको शॉर्टकट में निपटाना है। पहला है वल्नरेबल, VU, देन एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तीन है, टेबल फॉर्म में ही लिखिएगा और टेबल फॉर्म में ही याद कीजिएगा। ठीक है, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इसमें 10 सालों में मतलब कि 10 सालों में इनकी संख्या, पिछले 10 सालों में, किसमें, पास्ट 10 ईयर्स में इनकी संख्या जो है इसमें 50% की कमी पाई गई है। क्या पाया गया है, ऐसे स्पीशीज जिनकी संख्या 10 साल पहले जितनी थी उसके कंपैरिजन में आज की डेट में उनकी संख्या में 50% कम हुआ है, संख्या उनकी 50% कम हुई है। तो उनको किस में रखेंगे हम, वल्नरेबल में। ठीक है, इसमें किसको रखेंगे, 10 साल में जिनकी संख्या 70% कम हुई है उसको किस में रखेंगे, एंडेंजर्ड में, 70% कम हुई है। ठीक है, आप बुक्स देखेंगे, मणिकंदन की बुक देखिए या वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट की जो राम प्रकाश की जो बुक आती है उसको देखिए तो बहुत बड़े बड़े पैरा फॉर्म में है। वो पैरा फॉर्म पढ़ने जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको ऐसे ही पढ़िए। पिछले 10 सालों में ऐसी स्पीशीज संख्या 50% तक कम हो गई है, घट गई है या खत्म हो गए 50%, तो उनको रखेंगे वल्नरेबल में। जिसकी 70% कम हो गई उसको किस में रखेंगे, एंडेंजर्ड में। और जिनकी 10 सालों में संख्या 90% से भी ज़्यादा कम हो गई है, ठीक है, उनमें 90% की गिरावट पाई गई है उनकी संख्या में, तो वो किस में आएंगे, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में आएंगे। ठीक है, दूसरा, इनकी जो संख्या है, वर्तमान संख्या जो है, ठीक है, प्रेजेंट नंबर ऑफ स्पीशीज, आज की डेट में वल्नरेबल की, एंडेंजर्ड की और क्रिटिकल की, ऐसे वल्नरेबल स्पीशीज की संख्या वर्तमान में 10,000 से भी कम है। ऐसी स्पीशीज जिनकी संख्या, वर्तमान संख्या अगर 10,000 से भी कम है, ये क्या बता रहा है, कम। ठीक है, 10,000 से भी कम है तो उसको हम किस में रखेंगे, वल्नरेबल में। किस में रखेंगे, वल्नरेबल में। अगर यही संख्या 2500 से भी कम है तो किस में आएगा, एंडेंजर्ड में। 2500 से भी कम है तो किस में आएगा, एंडेंजर्ड में। और इसमें क्या हो जाएगा, 250 से भी कम है तो किस में आएगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आएगा। क्या है ये, वर्तमान स्पीशीज। वर्तमान स्पीशीज में क्या आ रहा है, आपके प्री रिप्रोडक्टिव भी आ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव स्टेज वाले भी आ रहे हैं और पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज के भी आ रहे हैं। मतलब ओवरऑल टोटल बता रहे हैं, टोटल जो संख्या है तीनों स्टेज के। मैं आपको जब इकोलॉजी बताई थी तब बताई थी एज पिरामिड, उससे बताई थी ना, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें तीनों को मिला करके 10,000 से कम है तो वल्नरेबल में आएंगे, 2,500 से कम है तो एंडेंजर्ड में आएंगे, और अगर 250 से भी कम है तो किस में आएंगे, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आएंगे। ठीक है, देन इसके बाद इसमें जो मैच्योर ऑर्गेनिजम्स की संख्या, मतलब कि
जो मैच्योर है, जो अभी रिजनरेट कर सकते हैं, मैच्योर ऑर्गेनिजम्स के नंबर्स, संख्या आज की डेट में, मैच्योर ऑर्गेनिजम्स की संख्या आज की डेट में 1000 से भी कम है, 1000 से कम है। तो क्या होगा, वल्नरेबल। मैच्योर की बात करें, मैच्योर में क्या आएगा आपका, रिप्रोडक्टिव वाले और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले, ठीक है, सॉरी सिर्फ रिप्रोडक्टिव वाले, ठीक है, मतलब जो रिजनरेशन कर सकते हैं। अगर 1000 से कम है तो वो किस में आएंगे, वल्नरेबल में आएंगे। अगर 250 से कम है, अगर 250 से भी कम है, ठीक है, 250 से भी कम है तो किस में आएंगे, एंडेंजर्ड में आएंगे। और अगर 50 से भी कम है, 50 से भी कम है तो किस में आएंगे, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आएंगे। किस में आएंगे, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आएंगे, ठीक है। क्या क्या बताई, जिनकी संख्या पिछले 10 साल में 50% से कम हुई है, गिरावट आई है, इसमें 70% और उसमें 90। इसमें टोटल संख्या कितनी है, 10,000 से भी कम है, इसमें 2,500 से कम है, इसमें 2,500 से भी कम है। मैच्योर ऑर्गेनिजम्स की संख्या इसका 10%, ठीक है, क्या हो गया, 1000 से कम, इसका 10%, 250 से कम और इसका 50 से कम है, ठीक है। और लास्ट, आने वाले फ्यूचर में, ठीक है, ये तो था फास्ट में, आने वाले 10 साल में, आने वाले 10 इयर्स में और 10% गिरावट की संभावना है, और 10% गिरावट की संभावना है। आने वाले 10 सालों में अगर और 10% गिरावट की संभावना वाली जो स्पीशीज है उसको भी हम वल्नरेबल में रखते हैं, ठीक है। दूसरा है, आने वाले 5 साल में, आने वाले 5 सालों में, आने वाले फ्यूचर के, ठीक है, आने वाले 5 सालों में 20% कमी का आकलन है, 20% कमी का आकलन हो रहा है आने वाले 5 सालों में। तो क्या होगा, वो एंडेंजर्ड स्पीशीज में आएंगे। किस में आएंगे, एंडेंजर्ड स्पीशीज में आएंगे, ठीक है। और आने वाले 3 साल में, आने वाले 3 साल में अगर 25% गिरावट की संभावना है तो किस में आएंगे, क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज में आएंगे। किस में आएंगे, क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज में आएंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो वल्नरेबल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो चीता है, क्या है, चीता, क्या है, और लॉयन है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, चीता है, देन लॉयन है, देन वाइल्ड गौर है, वाइल्ड गौर, ठीक है, वाइल्ड डॉग भी वल्नरेबल में आते हैं, ठीक है। ब्लू पेंगुइन, ब्लू पेंगुइन भी वल्नरेबल में आते हैं, ठीक है। एंडेंजर्ड में क्या क्या आते हैं, तो ब्लू व्हेल, जाइंट पांडा, ब्लू व्हेल, जाइंट पांडा, ब्लू व्हेल, जाइंट पांडा, रेड पांडा, रेड पांडा, गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, बंगाल टाइगर, ये सब किस में आते हैं, तो एंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं। बंगाल टाइगर, स्नो लेपर्ड और एशियन टाइगर, स्नो लेपर्ड, एंड एशियन टाइगर, ये भी किस में आते हैं,
ये भी किस में आते हैं, तो एंडेंजर्ड में आते हैं। देन क्रिटिकल एंडेंजर्ड में आते हैं गंगा शार्क, इसमें आएगा क्या, गंगा शार्क, पिग्मी हॉक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वल्चर, ये सब किस पे आएंगे, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ स्पीशीज है। अच्छा, एक्सटिंक्ट में क्या आएगा, तो चाइना एलिफेंट एक्सटिंक्ट हो चुका है, बाली टाइगर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अरेबियन ऑस्ट्रिच भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, कौन कौन से, बाली टाइगर मिटा देती हूँ, लिख लिए होंगे आप लोग। ठीक है, ऊपर का मिटा रही हूँ। कौन कौन से एक्सटिंक्ट है, तो बाली टाइगर, चाइना एलिफेंट एंड अरेबियन ऑस्ट्रिच क्या है, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये कुछ वाइल्ड लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन था। इतना पढ़ लीजिए। क्वेश्चंस इसी के इर्द गिर्द घूमता है। ऐसा एनिमल जिनकी मैच्योर संख्या 250 से भी कम है तो वो क्या होंगे, एंडेंजर्ड होंगे। ऐसी एनिमल्स जिनकी संख्या, मैच्योर एनिमल्स की संख्या 50 से भी कम है तो क्या होंगे, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में आएंगे। एग्जाम्पल दे देगा या बोलेगा कि इसमें से एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सा है, इसमें से क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सा है, तो आपको उसको टिक करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का टॉपिक खत्म। ठीक है, क्वेश्चंस जो होंगे ये इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे, इससे एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देन ठीक है, अब बचा है सिर्फ एक लेक्चर। ठीक है, एक लेक्चर में आपका थ्योरी पूरा खत्म हो जाएगा। उस एक लेक्चर में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट डेज भी बताऊंगी जो फॉरेस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब होता है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब होता है, ठीक है, ओजोन डे कब होता है, ये सारा चीज़ हम लोग वहाँ पर देखेंगे। और साथ में रिमोट सेंसिंग और सर्वे, ठीक है, रिमोट सेंसिंग और सर्वे का लेक्चर भी उसी में होगा, जिसमें हम डील करेंगे कि क्वेश्चंस कहाँ, रिमोट सेंसिंग बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन वो थ्योरेटिकल है, क्वेश्चंस जोन्स उसमें बहुत कम है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखते हैं। ओके, पढ़ते रहिए, टेंशन नहीं लेना है, आराम से सब चीज़ हो जाएगा। ओके देन, थैंक यू।